वेलकम टू पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल। पीसीएस मैराथन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में जो गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, उनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नर जनरल और वायसराय के शासन काल में जो घटनाएं हुई, जो युद्ध लड़े गए, जो संगठन बना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पूछा जाता है, उसमें ये 2 या 3 क्वेश्चन देखा जाता है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहें, फिर आपको सारे इनके कार्यकाल की घटनाएं एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा यहाँ। और लास्ट में हम पीवाईक्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया और उनके समय में घटित हुई घटनाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल के गवर्नर। सबसे पहले 1758 से 60 तक कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। इसके शासनकाल में इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद की संधि आपके बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एंड रॉबर्ट क्लाइव के साथ। बंगाल में द्वैत शासन भी लागू हुआ था इनके शासनकाल में। द्वैत शासन का मतलब है कि एक था दीवानी और एक थी निजामत। दीवानी राइट्स किनके पास थी? कंपनी के पास थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स थी और निजामत मतलब और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कार्य थे वो थे निजाम के पास। इसलिए इसको द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल कहते हैं। इस समय श्वेत विद्रोह भी हुआ था और इनके शासनकाल में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना हुई थी। इसके बाद आते हैं 1772 में वारेन हेस्टिंग, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इनके 1772 में इनके शासनकाल में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसके थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी जाती है। तो 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाते हैं। तो पहला पूछा जाता है एग्जाम में, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ? तो उसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था 1772 से लेकर 1785 तक। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि इसमें जो भी नाम हैं, जो भी घटनाएं हैं और जो भी डेट दिया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप लोग ये डेट, नाम और उनके शासनकाल में जो घटनाएं हुई है वो अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो का 1-2 बार 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर ऑफ बंगाल पूछेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव हुए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहली घटना हुई कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से लेकर 82 तक, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इसमें सालबाई की ट्रीटी हुई, सालबाई की संधि हुई, जिसके तहत फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म हुआ। फिर इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर वार होता है 1780 से 1784 तक, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। इन्हीं के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इनके शासनकाल में नंद कुमार, एक ब्राह्मण को गलत आरोप में फांसी दी जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का भी गठन होता है और इनके शासनकाल में एक बार पंचवर्षीय योजना और 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था भी लागू की जाती है। बनारस की संधि 1773 में बनारस के महाराज चैत सिंह के साथ हुआ था। रोहिल्ला वार जो 1774 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था? रोहिल्ला वार हुआ था अवध के नवाब और रोहिल्ला खंड जो आज के बरेली को जानते हैं उनके बीच हुआ था। और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी हुई थी। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी
और बंगाल की स्थापना भी की गई। किनकी सहायता के साथ? विलियम जोन्स। 1784 में विलियम जोन्स की सहायता के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। और मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में एक यही गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग, जिसके ऊपर इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग लंदन में चलाया गया था। तो क्वेश्चन आता है कौन ऐसे गवर्नर हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन में महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया गया था? तो वो है वारेन हेस्टिंग। फिर वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर है 1786 से 1793 तक। इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर वार 1790 से 92 तक होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है। इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना होती है। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली की शुरुआत भी 1793 में हुई। ये कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया था। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति एवं पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था 1793 में। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी समाधि है यानी कि कब्र है। तो यही एक गवर्नर हैं जिनकी कब्र यूपी के गाजीपुर में है। तो आता है कि कौन ऐसे गवर्नर है जिनकी कब्र इंडिया में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहाँ पे है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का टेन्योर है 1793 से 1798 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती है कि निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध होता है 1795 में। 1795 में खुर्दा का युद्ध होता है निजाम और मराठों के बीच। 1793 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ। और देशी राज्यों के प्रति तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति का भी इन्होंने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी की भी नीति इन्होंने अपनाया था कि किसी भी देशी राज्यों से लड़ाई हमें नहीं करनी है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल है 1798 से 1805। इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती है आइए हम लोग देखते हैं। सहायक संधि प्रणाली लागू हुई यानी कि सब्सिडी अलायंस 1798 में लागू हुआ। और फोर्थ आंग्ल मैसूर वार जो 1799 में हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। कब? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1802 ईस्वी में बाजीराव के साथ जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 और 5 के बीच, तो उसके पहले 1802 में बाजीराव जो पेशवा थे उनके साथ बेसिंग की संधि हुई। अब क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो सहायक संधि हुई सब्सिडी अलायंस में कौन कौन से राज्य मिलाए गए ब्रिटिश साम्राज्य में? तो टोटल 6 राज्य मिलाए गए थे। इसमें क्रम भी पूछता है पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, कब कब हुआ, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हुआ सब्सिडी अलायंस में कौन है? हैदराबाद 1798 में। दूसरा मैसूर 1799 में। तीसरा तंजौर 1799 में। चौथा अवध है 1801 में। पांचवा है पेशवा 1802 में। और छठा है भोसले 1803 में। इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बार बार देखिए कि आपको याद हो जाए। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन आता है? सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो आता है, इनका टेन्योर है 1805 से 1807। तो इनके शासनकाल में केवल एक ही घटना घटी जो 1806 में हुआ था, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। इसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं, तो ये 1 है। एक और लॉर्ड मिंटो 2 आएंगे बाद में जो 1909 के राउंड आते हैं, तो इनको नाम हम करते हैं लॉर्ड मिंटो 1। तो 1807 से 13 तो था। और इनके शासनकाल में महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, इनके साथ अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन में आते हैं, एक एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए इस वीडियो को। तो अमृतसर की संधि किसके साथ हुई? महाराजा रणजीत सिंह के साथ और लॉर्ड मिंटो 1 के साथ। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक। और इसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत ये युद्ध खत्म किया जाता है, मतलब सुगौली की संधि हुई। इनके शासन में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है 1817 से 1818 तक। पिंडारियों का दमन भी इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। काश्तकारी मतलब बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया गया 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में।
इनके बाद लॉर्ड एमर्स्ट आते हैं 1823 से 1828 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824-26 ईस्वी में। और इसी के बाद अंग्रेज और बर्मा के मध्य यानदाबू की संधि होती है। ये भी पूछा जाता है कि यानदाबू की संधि किसके किसके बीच हुई, तो बर्मा और ब्रिटिश के बीच। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एमर्स्ट। बैरकपुर की सैनिक छावनी विद्रोह 1824 ईस्वी में भी इन्हीं के शासनकाल में हुई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। तो इनका टेन्योर रहा था 1828 से 33 तक। ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट लाया जाता है। इसके थ्रू इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में आएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। या भारत के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, नहीं भारत के नहीं, बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक। इनके शासनकाल में सती प्रथा की समाप्ति की गई 1829 ईस्वी में। सती प्रथा की समाप्ति की गई और किनके सहायता से, राजा राम मोहन राय के सहायता से सती प्रथा की समाप्ति की गई। ठगी प्रथा की समाप्ति भी इनके शासनकाल में 1830 में हुआ था। इसमें इनका साथ दिया था कैप्टन स्लीमान के साथ। शिशु बालिका वध की समाप्ति भी हुई। 1833 का चार्टर अधिनियम भी आया, जिसके चलते इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति समाप्त करने की घोषणा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में, जिसमें लॉर्ड मेकाले आया था। मेकाले के साथ इन्होंने मिलकर भारतीय प्रशासन की अंग्रेज की सरकारी भाषा बनी। आगरा को नई प्रेसिडेंसी बनाया गया। तो ये भी आता है कि आगरा को प्रेसिडेंसी किसके शासनकाल में बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद हुआ। डिविजनल कमीशन मंडलायुक्त की नियुक्ति हुई। अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन आते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से 36 तक इनका टेन्योर रहा। इन्होंने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ये आता है एग्जाम में कि इंडियन के न्यूज़पेपर, लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 तक। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान वार होता है 1838 और 42 तक। कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि करती है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत होती है, जो शेर शाह सूरी ने बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड बंगाल से लेकर पेशावर तक, तो उसकी इनके शासनकाल में मरम्मत की जाती है, कलकत्ता से दिल्ली तक, जो ग्रांड ट्रंक रोड है। इसके बाद लॉर्ड एलन बरो आते हैं। इनका है 1842 से 1844। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय होता है, सिंध। और दास प्रथा की समाप्ति हो जाती है। दास प्रथा की समाप्ति 1843 में एलन बरो के शासनकाल में होती है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है इन्हीं के शासनकाल में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं 1844 से 1848 तक। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख वार होता है और इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा हो जाता है और नरबली प्रथा प्रतिबंधित की जाती है। ये भी ज़्यादा नरबली प्रथा प्रतिबंधित किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया और द्वितीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध हुआ, सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध भी 1852 में हुआ। इन्हीं के शासन में व्यापक गत के सिद्धांत का आरंभ हुआ, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का आरंभ हुआ। पॉलिसी इन्होंने अपनाया जिसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत कितने राज्यों का विलय किया गया, इसमें 7 राज्यों का वियोग 6 राज्यों का विलय किया गया। जो क्रम भी पूछा जाता है कि पहला सतारा था, दूसरा जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। और अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू नहीं हुआ था, ये हुआ था कुशासन के आरोप में। कुशासन का आरोप लगाया गया, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डलहौजी के शासन काल में ही
कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर की राजा की उपाधि प्राप्त होती है। कर्नाटक के जो नवाब हैं और तंजौर के जो राजा हैं ये समाप्त की जाती है। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड़ का विलय किया जाता है। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई जाती है। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच 1854 में लाया जाता है, जिसके थ्रू शिक्षा एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाता है। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत भी 1852 में हुई। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी इनके शासनकाल में हुआ। संथाल विद्रोह जो 1856 में हुआ था झारखंड में, वो इन डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया था। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है व्यापक के सिद्धांत का, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अवध का विलय नहीं हुआ था। कुशासन के आरोप के चलते 1856 में अवध का विलय हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था इंडिया का समर कैपिटल लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में बनाया गया था। इसके बाद आते हैं भारत के वायसराय। गवर्नर जनरल हुए 1856 से 58 तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे। लेकिन 1858 में एक्ट आता है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके चलते जो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से महारानी के हाथों में सौंप दिया गया था। तो 1858 में वायसराय का पोस्ट आता है। तो ये पूछा जाता है प्रथम वायसराय कौन है, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए 1858। तो इनका कार्यकाल है 1856 से 1862 तक। इसलिए इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ, जो पहली इंडिया की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन माना जाता है। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के टाइम में लाया गया। 1858 का जो एक्ट आया उसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय के रूप में जाना गया। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी लाया गया, जिसके चलते बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। ये भी आता है कि उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास किन के टेन्यूर में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के। और कब हुआ था? 1861 में। भारतीय दंड संहिता 1860 मतलब IPC की धारा कब लाई गई? 1860 में। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC ये भी 1861 में लाया गया। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ये प्रथम वायसराय हुए। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आते हैं 1862 में। इनके शासनकाल में बहाई आंदोलन का दमन किया गया। इसके बाद रॉबर्ट वॉट नेपियर और विलियम डेनिसन, इसमें कुछ खास हुआ नहीं, एक कार्यवाहक के रूप में थे, तो इसके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं 1864 में सर जॉन लॉरेंस, 1864 से लेकर 1869 तक। तो इनके शासनकाल में अफगानिस्तान संदर्भ में अहस्तक्षेप रिंग फेंस की नीति अपनाई गई। ये भी आता है रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। और किसके अगेंस्ट? अफगानिस्तान के अगेंस्ट। 1866 ईस्वी में उड़ीसा और 68-69 में राजपुताना बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण आरंभ किया गया। यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था भी स्थापित की गई। इसके बाद लॉर्ड मेयो का टेन्यूर है 1869 से 1872 तक। तो भारत में बीट का विकेंद्रीकरण किया गया। अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की गई। ये कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या, ये भी पूछा जाता है कि पहला गवर्नर या वायसराय कौन था जिनकी हत्या इंडिया में हुई, तो ये है लॉर्ड मेयो। कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में एक कोई अनजान व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। और इनके शासनकाल में ही पहली बार भारत में जनगणना हुई 1872 ईस्वी में। ये आता है पहली बार भारत की जनगणना 1872 में किनके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। लेकिन 1881 से लॉर्ड लिपन के टाइम में क्रमगत मतलब व्यवस्थित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। इनके शासनकाल में पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ 1872 में। बंगाल में अकाल आया 1873 में। लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल है 1876 से 1880। रिचर्ड स्ट्रेचरी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। अकाल जो पड़ा था तो पहला अध्यक्ष कौन था? रिचर्ड स्ट्रेचरी 1878 में। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन के महाराज और महारानी का स्वागत किया गया।
और महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि की गई। इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीय की आयु 21 से 19 वर्ष की गई। मतलब जो भी सिविल सर्विस के एग्जाम होता था उसमें आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी 1878 में हुआ। लॉर्ड लिटन जो थे ओवन मेरेडिथ नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन करता था। तो किस नाम से? ओवन मेरेडिथ। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा हेतु 1882, गिलबर्ट बिल विवाद 1883-84 में, स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत 1882 में की गई। स्थानीय स्वशासन और जनगणना प्रणाली की व्यवस्थित रूप से शुरुआत भी की गई। 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर और नेपाल को छोड़ के, क्योंकि नेपाल उस टाइम इंडिया का ही पार्ट था। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया। और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्यों कहा था? क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, प्रथम फैक्ट्री एक्ट लगाए गए और हंटर आयोग की प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्ति हुई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफर। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इन्हीं के शासनकाल में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट भी पारित किया गया। लेंसडाउन का कार्यकाल है 1888 से 94 तक। मणिपुर का विद्रोह, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण भी 1893 में किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा कब की गई? 1893 में। दूसरा फैक्ट्री एक्ट भी 1891 में आया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा था। कब टाइम था? 1896 से 97। लायल कमीशन के नाम से अकाल का गठन किया गया। लायल कमीशन अकाल, ये दूसरा अकाल कमीशन है। पहला स्ट्रेची था, हम लोग पढ़े लिटन के टाइम में। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई 1895 ईस्वी में। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई 1897 में। एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ये भी एग्जाम में आता है। किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी? तो एल्गिन द्वितीय। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लीजिए, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप देखते ही इसको सही कर दोगे, कन्फ्यूजन की नौबत ही नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से था? 1899 से 1905। इनके शासनकाल में 1901 में कृषि कार्यों की देखरेख हेतु कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई थी। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन होता है। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा भेजा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में और डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया जाता है। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की जाती है। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में। शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है 1905 ईस्वी में। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉन्ट्रे की अध्यक्षता में गठन होता है 1901 और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, पहली रेलवे लाइन जब बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी के शासनकाल में 1853 में, लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 लॉर्ड कर्जन के टाइम में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई 1908 में। तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ, कब? 1908 में। और भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट अथवा मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पारित किया गया 1909 में। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति की।
मतलब एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही पहले आदमी थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किए गए थे। और सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। और इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड मिंटो में की सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी 1910 से 16। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ कब? 1911 में। और दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। और इन्हीं के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई कब? घोषणा हुई थी 1911 में और राजधानी बनी 1912 में। तो इसी टाइम ब्रिटिश राजा जो जॉर्ज पंचम में भारत आए थे। और दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 जनवरी 1915 में। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नियुक्त कुलाधिपति, पहला चांसलर कौन था? कुलाधिपति लॉर्ड हार्डिंग था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप तथा फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन। ये सारी चीज़ें किनके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। चेम्सफोर्ड है 1916 से 21 तक। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में, तिलक के द्वारा अप्रैल में और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई कब? 1 अगस्त 1920 में। और सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर बनाए गए किसके द्वारा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ 13 अप्रैल 1919। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 एवं तृतीय अफगान युद्ध। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? नवंबर 1921 में। मोपला विद्रोह जो मालाबार तट केरला में हुआ था, ये कब हुआ था? 1921 में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी या 5 फरवरी, कहीं कहीं 5 फैब है, तो 4 या 5 फैब को 1922 में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के गोरखपुर में। और सहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया 12 फरवरी 1922 को। काकोरी ट्रेन डकैती हुई 9 अगस्त 1925। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया, मतलब ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1924 में कानपुर में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में, जिसका बहुत ही विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर थे वो गोरे थे, ब्रिटेन के थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई 1929 में। और ऐतिहासिक डांडी मार्च जो गांधी जी द्वारा चलाया गया, ये कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का टेन्यूर है 1931 से 36। इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने पहली बार हिस्सा लिया। एक ही गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और गांधी जी ने हिस्सा लिया था। वहाँ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में हुआ था लंदन में। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, मतलब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 में। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 24 दिसंबर 1932 को। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया 1934 में। और भारत सरकार अधिनियम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट कब लाया गया? 1935 में। वेलिंगटन के 1936 से लेकर 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। इनके शासनकाल में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों में सरकार बनाई गई। ये भी पूछा जाता है कि 11 में से कितने राज्यों में कांग्रेस द्वारा
सरकार बनाई गई तो 8 राज्यों में। कौन कौन? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत में सरकारों की स्थापना हुई। और 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत आई थी कांग्रेस को, और 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार थी। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए, और गांधी जी से मनमुटाव के चलते इन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया। चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1940 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन और विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया 1940 में। इसके बाद लॉर्ड वेबल वायसराय बनते हैं 1943 से 1947 तक इनका शासनकाल था। इनके टाइम में वेबल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के साथ शिमला में बैठक की। 1945 में बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ 1946 में। ये हुआ 1944 में। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव की घोषणा की गई 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया सितंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1949 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई। कब की गई? 20 फरवरी 1947। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे कंडीशन आए जिसके चलते भारत को 1947 में आज़ाद करना पड़ा, लेकिन पहले 1949 तक भारत को आज़ाद करने का इरादा था। फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो है लास्ट ब्रिटिश वायसराय हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी लास्ट में हुए। तो माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने बाउंड्री कमीशन की स्थापना की रेड क्लिफ के नेतृत्व में। 3 जून को भारत विभाजन की घोषणा की गई। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक जुलाई 47 में तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृत, और भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 में। तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये एग्जाम में आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो सी राजगोपालचारी, और पहले भारतीय सी राजगोपालचारी 1948 से 50 तक। ये इसमें हमने पढ़ा वायसराय, गवर्नर जनरल कौन कौन थे और उनके टाइम की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हम देखेंगे। अब ये जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस प्री, एसीएफ मेंस वगैरह में आए हुए हैं। जैसे इसमें आया कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन कहा था? जिसके शासनकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा था? महात्मा गांधी का। यह है कि वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो अभी हमने देखा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ये यूपी जीडीसी में पूछा गया है। डाक टिकटों का चलन कौन आरंभ किया था? हमने अभी पढ़ा। डाक टिकटों का चलन कौन आरंभ किया था? डलहौजी ने। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो एक ही है, हमने पढ़ा था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। ये सारे जो क्वेश्चन आए हमने पढ़ रखा है पहले, इसी वीडियो में हमने पढ़ा, इसलिए हर पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। डेट है, नाम है, कौन कौन सी घटनाएं हुई, सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? मायो के शासनकाल में। मायो के शासनकाल में हमने पढ़ा 1872 में। और वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में कर दी गई थी, कौन था? लॉर्ड मायो ही था। ये भी पढ़ा हमने। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। ये पढ़ा हमने। और आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग। और लोक सेवा का प्रवर्तन किसको कहा गया है? कर्नवालिस के शासनकाल में, क्योंकि उसने सिविल सर्विसेज को लाया इंडिया में। और ये भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया। अभी हमने कहा ना मुक्तिदाता, न्यूज़पेपरों का मुक्तिदाता कौन? मेटकॉफ।
दास प्रथा को समाप्त किया गया, किसके शासनकाल में दास प्रथा को समाप्त किया गया? एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें देखे हैं, अभी पहले इसी वीडियो में देखें, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि हर लाइन आप देख लीजिएगा, हर पॉइंट आप अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? रीडिंग। यही एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, कौन? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। और तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, कौन था? विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। वह गवर्नर जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया, कौन? कार्नवालिस। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? कार्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? एमहर्स्ट। दीपावली घोषणा की गई इरविन के शासनकाल में। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया गैर और हस्तक्षेप की नीति, मतलब नॉन इंटरवेंशन। ये सारे हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, मेंस में, क्योंकि 2017 तक यूपी के मेंस में जो जीएस का पेपर था वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आता था। तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? हमने अभी पढ़ा, कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कार्नवालिस। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया था? किसके ऊपर? एक ही है, हमने पढ़ा, वो है वारेन हेस्टिंग। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी हमने पढ़ा, कौन था? डफर, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखो, ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उल्टा पुल्टा उलट देगा क्वेश्चन को, आंसर को उलट देगा। तो क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। ये देखो, इतनी बार पूछा गया है। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट। कितनी बार पूछा गया, एमपी में, यूपी में, बिहार में, दरोगा में, हर एग्जाम में आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर फिर आ गया लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल हो गए और लास्ट वायसराय। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखो, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। देखो, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए वो आप ये वीडियो अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको गवर्नर और वायसराय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक ये माना जाता है सर लियोनिल कर्टियस को। ये द्वैत शासन कब आया था? 1919 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? 1861 में। ये भी हमने देखा। अब ये है सूची, मैचिंग करने का है, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। जैसे अगस्त घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगस्त प्रस्ताव हुआ था लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी लेके आए थे। और प्रत्येक कार्यवाही दिवस से रिलेटेड कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो हो जाएगा ये कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन लिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वायत्त निकाय, ये आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा मैच है? वारेन हेस्टिंग, ये छोड़ते लॉर्ड कार्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? अभी हमने पढ़ा, परमानेंट सेटलमेंट आया था 1893 में। कौन था? कार्नवालिस ही था। तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? देखो, रॉयल टेक्ट अभी हमने पढ़ा, टेन्यूर जब हम पढ़ रहे थे उसमें डेट भी था, तो डेट सन भी था, किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ है। तो रॉयल टेक्ट ये हुआ था 1919 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? मोर्ले मिंटो कब था? मिंटो 2 ये था 1906 से 1910 के बीच। इल्बर्ट विल आया था रिपन के शासनकाल में।
1882 के अराउंड आया था। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हम 1882 4 3 1 2, ये आंसर हो जाएगा। ये सीरियस में पूछा गया है। इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, लिप्टन के शासनकाल में आया था। ये आया था 1878 में। द सिविल सर्विस वाज ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। किसके शासनकाल में सिविल सर्विस आया था, कार्नवालिस के शासनकाल में। इन हुज वाइसरायलिटी द वाइट म्यूटनी 1883। अब वाइट म्यूटनी नहीं पता है, लेकिन 1883 दिया हुआ है। तो 1883 में कौन था, ये था लॉर्ड रिपन। अभी हमने पढ़ा 1880 से 1884 तक। Who among us the following is considered to be the father of local self government। देखो फिर आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लॉर्ड रिपन है। फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो क्रम में सजाने को आ गया कि कौन कौन सा वाइसराय कब था। लॉर्ड कर्जन ये था 1902 के राउंड, ये चेम्सफोर्ड ये 1917 से के राउंड थे। हार्डिंग ये लॉर्ड हार्डिंग 1910 के राउंड थे। लॉर्ड इरविन ये 1930-31 के राउंड थे। तो अब कोई भी ईयर 1 2 याद रहेगा तो आप लगा सकते हो। तो कौन हो गया, 3 1 3 2 4 1 3 2 4, ये हो जाएगा। Which one of the following pair is not correctly matched? नॉर्थ पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था, लिप्टन के शासनकाल में आया था, ये सही है। ये मैच करने को दे रहा है। मैकडोनाल्ड से था कम्युनल अवार्ड। लिन लिथगो इनके शासन में था। अगस्त ऑफर डलहौजी के शासनकाल में था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चेम्सफोर्ड था डायरकी द्वैत शासन। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे अगर ये हम वीडियो आप 2-3 बार देख लें तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, ये आराम से आप कर लेंगे। देखते ही आप कहीं यार इसका आंसर तो ये है। ये पूछा गया जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन आया था, डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कर्जन के शासनकाल में। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में जो हुआ था क्लाइव। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। सोशल रिफॉर्म कौन लाया, बेंटिक्स। मतलब सोशल रिफॉर्म की सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4 2 4 ही हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभ्यास के बिना ज्ञान बेकार हो जाता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में कलेक्ट हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम टाइम अपने आप क्वेश्चन देखिएगा, आप लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसका तो आंसर ये होगा। इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। बने रहने के लिए, इतने पेशेंस के लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।